हेलो बच्चों, यस 12th क्लास। देखिए अभी तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर चैप्टर एटम। एक क्लास हो चुकी है इसमें हमारी एटम्स वाले चैप्टर से, और लेक्चर नंबर आज सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर को। तो इसमें देखो एटम्स में थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम लास्ट क्लास में हो गया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स हो गए, उस एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन निकल के आया, मेन कंक्लूजन न्यूक्लियस के बारे में आया, ये सब हो गया था हमारा। और लास्ट एक टॉपिक हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का समझा बच्चों। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया होगा वो समझ में। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक सेकेंड, यस अब सही है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमारा फॉर्मूला निकल के आया, और वो फॉर्मूला हमने सिंपल एक कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक रहेगा हमारा अगला इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। देखिए अभी रदरफोर्ड का ही कंटिन्यू है, उसी का ही पॉइंट हम ले रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वहां से सोल्व किया, एक इंपैक्ट पैरामीटर, और फिर इसकी लिमिटेशन और बचती है, फिर नेक्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम पे चले। ठीक है बच्चों, तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, यहां से देखिए तो हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। तो इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंपैक्ट पैरामीटर may be defined as the perpendicular distance, ठीक है, of the velocity vector of the velocity vector of the velocity vector किसके लिए, of alpha particle, perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of nucleus, from the center of nucleus। ठीक है जी, when it is far away from the nucleus या from the atom, जो वो एटम से दूर जा रहा है। देखिए डायग्राम से समझते हैं, ये दिखाया मैंने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहां से कोई भी अल्फा पार्टिकल गया तो यहां थोड़े से एंगल पे क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया ऐसे। ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन। तो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा था तो वेलोसिटी वेक्टर इधर ही था। अब उसने बोला है इंपैक्ट पैरामीटर को कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ये जो सेंट्रल लाइन है ना, इससे उस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, बी से रिप्रेजेंट करता है इंपैक्ट पैरामीटर। कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कोई इसको मान लेते हैं ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं, ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। देखो यहां पर सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के वो, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है यहाँ का। बट इंपैक्ट पैरामीटर क्या है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो थी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, न्यूक्लियस की सेंटर लाइन है, सेंटर से, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। कितना इंपैक्ट रहा न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स का। अब ये
अलग अलग लाइन के लिए, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर आता है। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट जो यूज करते हैं, B इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है, जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2। अब थीटा इसमें समझ गए आप? यस बिल्कुल, वही स्कैटरिंग एंगल, और अपॉन में यहां पर लिखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, जेड इसमें हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, थीटा यहाँ स्कैटरिंग एंगल थीटा। देखिए थीटा किसको कह रहे हैं, ये जाना था ऐसे और इतने एंगल से डेविएट हो गया ये एंगल इसमें थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर मैं इस पे पॉइंट बनाता हूं तो एक पॉइंट यहां ये बन जाता है हमारा कि फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, मतलब बी जिसका लार्ज होगा, फॉर लार्ज बी, जितना दूर होगा इस सेंट्रल लाइन से तो उतना ही रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, वीक होगा। फॉर लार्ज बी हम कह सकते हैं वीक रिपल्सिव फोर्स। वीक रिपल्सिव फोर्स किसका, ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक है, जितना इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा फॉर स्मॉल बी, मतलब न्यूक्लियस के उतना ही पास है, तो क्या होगा, उस पर लार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक सर। थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा समझते हैं। एट सेंट्रल लाइन, यही जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, अब सेंट्रल लाइन से तो हम डिस्टेंस कह रहे हैं, सेंट्रल लाइन के लिए बी की वैल्यू आप कितनी कहेंगे, 0। चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, देखना जी 0 कब आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सेंट्रल लाइन के लिए स्कैटरिंग एंगल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, b इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बाकी सबको सेम रखो, जेड ई स्क्वायर कोट थीटा इसमें हमारा 180, 180 बाई 2 तो 90, ये हमारा 90 डिग्री चला गया, और नीचे हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो 1090 होता है वो इनफाइनाइट, तो कोट 90 जो है वो 1/इनफाइनाइट, मतलब कितना, 0। अब कोट 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 0, तो पूरा जो बी है वो कितना आ जाएगा इसमें, 0। ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये बता रहा है हमारे को कि किस एंगल के ऊपर कितना इसका रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसके इम्पैक्ट को बता रहा है, न्यूक्लियस के इम्पैक्ट को अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आया समझ में, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थोड़ा सा लिमिटेशन से पहले रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स थे उन पे अगर आप एक बार नजर डालें, एक बार सोचें, रिवाइज करें उनको, तो क्या था कि न्यूक्लियस है एटम में, और इलेक्ट्रॉन जो है सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना हमने ठीक है लिख लिया इसमें। अब देखो, कोई भी अपनी खुद की लिमिटेशन नहीं बताता है, दूसरी थ्योरी, दूसरे साइंटिस्ट कमियां निकालते हैं कि भाई ये कंसेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है, कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज जो होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई जो एक्सेलरेटेड चार्ज, याद आया होगा आपको, इससे पहले आपकी ये चैप्टर हो गया, यूनिट कंप्लीट हो गई,
तो एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों, वो क्या निकालता है अपने में से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ये तो लगातार फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, अब फोर्स है तो एक्सेलेरेशन तो आएगी ना भाई, ठीक है। अरे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन। सर ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहें तो भी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इट मींस फोर्स तो लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो कैसा मोशन है वहां? एक्सेलरेटेड मोशन। फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर चाहे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, स्पीड चेंज कर रहा हो, तो फोर्स है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या निकालता है अपने में से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। यहां पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंटिन्यूअस, तो इट एमिट्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको बच्चों हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देंगे। कैसे? देखो आप स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। अब लगातार कोई अल्फा पार्टिकल, नहीं सॉरी, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने में से एक्सेलरेट कर रहा है और लगातार क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी लगातार, तो वो अपने नीचे स्टेट में आता जाएगा। तो इसका मतलब वहां ये हो रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है, नीचे आ रहा है, और एट लास्ट किस में आके फॉल हो जाएगा? न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया, फिर तो एटम क्या कहेंगे? अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग? तो एक स्पाइरल पाथ को, और फाइनली कोलैप्स हो जाएगा किसके अंदर? न्यूटन इसमें न्यूक्लियस के अंदर। फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो फिर तो ये जो मॉडल ऑफ एन एटम था ये स्टेबिलिटी को अटेन ही नहीं कर पाएगा रदरफोर्ड की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इसको चैलेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा फिर तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? तो फिर उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा रदरफोर्ड। तो एक लिमिटेशन इसमें हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस रेडिएशन निकाल रहा है तो वो अपनी एनर्जी का क्या करता जा रहा है? लॉस। और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, एट लास्ट न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब लगातार रेडिएशंस निकल रही होगी बच्चों, तो ये कैसा स्पेक्ट्रम होगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करेगा। इट शोज continuous electromagnetic spectrum। कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलना मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशन में जो हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में भी, ऑब्जर्वेशन के अंदर दो तरह के जो स्पेक्ट्रम आगे पढ़ाऊंगा मैं, इस चैप्टर में आएगा वो। ऑब्जर्वेशन के अंदर जो ऑब्जर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो होता है, रेडिएशन रुक रुक के निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के केस में भी ऐसा हो रहा था, रेडिएशन निकलती गैप आता है, रेडिएशन निकलती गैप आता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ओनली सॉलिड के केस में पॉसिबल है, बट गैसेस के केस में पॉसिबल नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो फिर कोई भी एटम हो, फिर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड या गैस, ठीक है। गैस के केस में ही यहाँ तो फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो होना चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन जो गैसेस के केस में कैसी ऑब्जर्व होती है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ वो कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस, बट इसके अकॉर्डिंग कैसा स्पेक्ट्रम चलेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चलेगा। तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी? एक लिमिटेशन कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो यहां पर ये लिमिटेशन बन जाएगी रदरफोर्ड की। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एक दो मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल रिलेशंस हो चुके हैं, तो बुक के भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, प्लस जो मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको भी आप अपने नोट्स में ऐड करके रखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूं कि मान लीजिए इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री
तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at 90 डिग्री, एट 90 डिग्री एंगल। देखिए क्या कह रहा है, 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। यहां फॉर्मूला स्कैटरिंग एंगल के लिए क्या था, देखो क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 1000, जब स्कैटरिंग एंगल कितना है 60 डिग्री, n1 मान लेते, n2 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ स्कैटरिंग एंगल कितना कह दिया उसने, 90 डिग्री का। फॉर्मूला, अब दो इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये चलेगा फॉर्मूला हमारा। चलिए अप्लाई करके सीखते हैं क्वेश्चन को। n1 कितना है 1000 इज इक्वल्स टू के, सेम एटम के लिए बात हो रही है, जेड स्क्वायर और नीचे साइन की पावर 4 थीटा 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग निकालने हैं, के वही जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 और अब थीटा 90 डिवाइड बाई 2 तो 45 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिवाइड कर देते हैं इनको, के जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1000 नीचे n2, यहाँ 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/2 की पावर कितनी हो गई 4। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ऊपर गया तो वहाँ 1/√2 की पावर कितनी होगी बच्चों 4। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। 1000 n2 लिख लो ऊपर 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 और नीचे तो 1/2, तो 4 टाइम्स जब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/16। ठीक है, यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/√2 1/2, यहाँ 1/2 होगा, फिर एक बार 1/2 तो 1/4 और ऊपर गया 16, तो आंसर आया इसमें यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया 4 के बराबर। तो 1000 अपॉन में n2 इज इक्वल्स टू 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n2 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 4 250। तो देखिए एंगल बढ़ा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या हुए, कम हुए। ये हमारा आंसर, सिंपल था क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये तो हमारा हो गया स्कैटरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक से है ये आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में गिवन है एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, फॉल्स ऑन ए सिल्वर फॉइल, अब गोल्ड फॉइल नहीं है ये, फॉल्स ऑन ए सिल्वर फॉइल, एक सिल्वर फॉइल पे फॉल करा है। एटॉमिक नंबर दे दिया यहाँ सिल्वर के लिए, Z इज इक्वल्स टू 47। तो हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है,
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फॉइल, जब उसको फॉल करा रहे हैं। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी बतानी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल at a distance of 5 into 10 raised to power minus 14 मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे होगा तब कितनी काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। और भाई थर्ड, इसमें एक पॉइंट और पूछ लिया गया, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर टू विच द अल्फा पार्टिकल रीच, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर क्वेश्चन। अब ये 3 पार्ट सोल्व करने हैं इस क्वेश्चन को, चले कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली इसने, पोटेंशियल डिफरेंस 2 into 10 raised to power 6, चार्ज 2e, अल्फा पार्टिकल है याद रखिएगा, 2e चार्ज 1.6 into 10 raised to power -90। सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। आंसर आ गया इसमें 6.4, 2 to the 4 मल्टीप्लाई 1.6 6.4, और यहां से इंटू 10 raised to power -30 जूल। इजी था। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट देखिए, यहां डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं इसका, डायग्राम से इजी हो जाएगा। एक अल्फा पार्टिकल चला इतनी एनर्जी लेके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अब किसकी तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही, कम होती जा रही। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी खत्म, कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। बट यहां पर इस डिस्टेंस पे नहीं पूछ रहा, मान लीजिए ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है r0, बट यहां नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। कितने डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां है वो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 5 into 10 raised to power -14 मीटर। इतने डिस्टेंस पे उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी बचेगी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वो। अब देख लेते हैं भाई कैसे, क्या आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में मैक्सिमम हमारे पास ये थी, ठीक है। जब वो यहां होगा तो यहां कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यस कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, तो पोटेंशियल कितना है यहां पर k ZE और अपॉन में r नोट नहीं है, r ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई में 2e, वैल्यू रखी k की 9 into 10 raised to power 9, z एटॉमिक नंबर 47, e स्केयर हो जाएगा तो 1.6 into 10 raised to power -19 का स्केयर, मल्टीप्लाई में 2, और नीचे r दे रखा है बच्चों। कितने डिस्टेंस पे देखना है, 5 into 10 raised to power -14 मीटर पे। इसकी कैलकुलेशन बना लेंगे तो बनाने के बाद ये कैलकुलेशन बनती है 4.3 into 10 raised to power -13 जूल, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया हमारा क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली इस पॉइंट पे। करेंगे क्या सर इसका, देखो ये उसके पास मैक्सिमम थी, यहां पर वो कम हो गई, किस में बदल गई, पोटेंशियल में। तो जितनी पोटेंशियल में बदली उतनी हम मैक्सिमम में से क्या कर देंगे बच्चों, यस बिल्कुल ठीक समझे, माइनस, ठीक है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वहां पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो मैक्सिमम ये थी 10 की पावर -13, तो माइनस हो जाएगा ये, और यहां पर कितना आ गया 3, नहीं सॉरी ये 4 - 3 करेंगे 1, एक मिनट, 4 ये सॉरी 4 नहीं 2 बनेगा ना, 2.1 इंटू
10⁻⁻³ जूल। आया समझ में एनर्जी कंजर्वेशन। और थर्ड में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वहां क्या करना है हमने, 1/4πε0, ठीक है, Z(E²) है, और नीचे कितना आ जाएगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सब वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, यहां से थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखो यहां तक हमारा ना रदरफोर्ड कंप्लीट हो गया विद लिमिटेशन, और उसके दोनों पॉइंट इंपैक्ट पैरामीटर का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब आपने करना क्या है, आज आपने बुक से अपने सोल्ड एग्जाम्पल रेफरेंस बुक से कंप्लीट कर लेने हैं, और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लेंगे, और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बुक से। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाया है, बस आज अपनी प्रैक्टिस करना। कल से हम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं।